गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम हाजिर हैं आपके सामने फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर। कुछ पिछले पिछले जो वीडियो बनाए हैं वो सारे वीडियो आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। निरंतर इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कंटिन्यूस आप हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। अभी तक बनाए गए सभी वीडियो में आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है और आपके बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें मिले हैं और उनको हम आगे बढ़ा सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी तक हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिए हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला से आगे हमें जो है सेक्शन फार्मूला की ओर बढ़ना है। हम सेक्शन फार्मूला जा रहे हैं, उससे पहले देखिए आपने जो ये 7th चैप्टर स्टार्ट किया जिसको अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति कह रहे हैं, उसमें आपके अलग अलग पार्ट बताए गए हैं। 7.1 में आपको जो डिस्टेंस फार्मूला बताया गया है, 7.2 में जाएंगे तो आपको सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र बताया है और इसके एंड में जो रहेगा 7.3 वहां आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपको ज्ञात करना होगा, फाइंड करना होगा। ये सभी पॉइंट आपको अलग अलग प्रश्नावलियों के माध्यम से बताए गए हैं। हम यहाँ जो अपनी क्लास चल रही है इस क्लास में एक एक टॉपिक को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए उनको समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व करने का जो एक अलग से वीडियो मिलेगा, जैसे 7.1 के पूरे क्वेश्चन फर्स्ट टू लास्ट तक आपको मिलेंगे, वो अलग से वीडियो में मिलेंगे। 7.2 के भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसी प्रकार 7.3 के भी सारे क्वेश्चन एक साथ अलग अलग वीडियो में हम सोल्व करके देंगे। यहाँ पर हम एक बार इनके बेसिक लेके चल रहे हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बता रहे हैं। तो अभी तक जो हमने वीडियो पढ़ा है उनको आपने ध्यान से देखा है। आज जो अपन शुरू करने जा रहे हैं अपना विभाजन सूत्र किस प्रकार होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके संबंध में अब हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए आज अपना टॉपिक क्या रहेगा, विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो अपना विभाजन सूत्र जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, इसमें क्या होगा, हमारे पास कोई एक रेखाखंड होगा ए बी। यहाँ देखिए एक कोई रेखाखंड है आपके पास जिसको हमने ए और बी के रूप में लिख दिया है, जिन इसके जो पॉइंट है यहाँ पे उनको ए बी है। देखिए दो बिंदु ए और बी आपको दिए हैं जिनके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 है। साथ ही साथ इनको जोड़ने से जो ये रेखाखंड ए बी बन रहा है, इस रेखाखंड को अगर m1 अनुपात m2 में आंतरिक रूप से कोई विभाजित करने वाला बिंदु P है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, ये सेक्शन फॉर्मूला में ज्ञात करने होते हैं। देखिए हमने क्या किया, ए और बी दोनों बिंदु लिख दिए और इस पर कोई एक बिंदु P लेना है जो इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, यानी कोई न कोई मान है जो इसको m1 m2 के रूप में बांट रहे हैं। तो मान लीजिए कि जो बिंदु P है वो यहाँ पर है और इस बिंदु P के निर्देशांक हमें क्या दिए हुए हैं, एक्स वाई। वापस दो बिंदु दिए गए ए और बी, इनके निर्देशांक आपके सामने लिखे हुए हैं x1, y1 और दूसरे बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, x2, y2। अब इसी रेखाखंड पर एक बिंदु P लिया है हमने जिसके निर्देशांक क्या दिए हैं आपको, x1 और x और y, और ये क्या कर रहा है, इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। यानी कि ये जो अपना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना, m1, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, m2। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि बिंदु ए और बी को मिलाने से जो रेखाखंड ए बी बनता है, यानी ये ए और बी को मिलाने से रेखाखंड ए बी बना। इस ए बी पर हमने अगर कोई एक बिंदु P ले लिया, यानी ये रहा हमारा P, ये P इसको दो भागों में बांटेगा, यानी इसके दो भाग हो गए। देखिए एक से ए से P तक का और एक P से B तक का। तो इस P के निर्देशांक क्या होंगे, विभाजन सूत्र क्या चाहता है कि जो बिंदु P इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक क्या बनेंगे। तो इस P के निर्देशांक सेक्शन फॉर्मूला के अंतर्गत क्या होंगे उनको हमें ज्ञात करना है। तो उस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, देखिए उनके बिंदु P के निर्देशांक लिखने के लिए आपको पास पहला मान जो क्या है x का है ना, उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, फिर आप इनको आगे देखेंगे। यानी हमें इसमें x का जो मान ज्ञात करना है, किसमें, P में, वो फॉर्मूला बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। देखो ये फॉर्मूला है, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। वैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा डिराइव किया था, पर अपने जो क्लास है इस क्लास में पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखने का प्रयास करना है। तो x की वैल्यू जो बनेगी वो ये मैंने लिख दी, और साथ ही जो y बनेगा वो क्या बनने वाला है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए एक बार मैं वापस बता देता हूं, हमारे सामने दो बिंदु दे रखे होंगे,
फिर एक दूसरा बिंदु देगा, कहेंगे कि ये इसी रेखाखंड पर कहीं न कहीं बिंदु है और वो इसको एक निश्चित अनुपात में बांट रहा है। यहाँ पर हमने जो अनुपात लिया था वो m1 अनुपात m2 लिया था। ये कोई गणितीय संख्याएं आएगी आगे आपके। तो इस बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, यही विभाजन सूत्र होता है। तो इस विभाजन सूत्र में x और y की वैल्यूज फॉर्मूले के माध्यम से हमने सीख लिए कि अगर कोई विभाजन सूत्र है तो ये नहीं, उसमें x और y की वैल्यूज क्या होगी वो हमने यहाँ लिख दिए। आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ जाता है, ये x और y की वैल्यू लिख दी, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बिल्कुल आगे हम क्वेश्चनों को भी देखेंगे। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा वो हम चल रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन का हमारे सामने आया है कि यदि ये बिंदु P है वो रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो जाए तो क्या हो जाए। अभी हमने पढ़ा कि ये कहीं न कहीं रेखाखंड के एक साइड में A की तरफ होगा या B की साइड ज्यादा होगा तो उसमें लगेगा फॉर्मूला। लेकिन अगर ये बिंदु AB का मध्य बिंदु है अर्थात वो बराबर भागों में बांट रहा है, 1:1 में बांट रहा है, तो क्या होगा। देखिए रेखाखंड कौन सा है हमारे पास, AB, ये रहा। देखिए यहाँ मैंने A लिख दिया और यहाँ लिख दिया B, ये उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। और उसके निर्देशांकों को हमने क्या माना था, A के पीछे x1, y1 माना था। B के निर्देशांकों को हमने क्या माना था, x2, y2। अब यहाँ क्या होने वाला है वो देखिए, यहाँ ये कह रहा है कि अगर ये बिंदु P यहाँ नहीं होकर एकदम मिड में होता तो क्या होता, इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होते हैं जिसको हम x y मान रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, यदि कोई भी आपको मान दिए हुए हैं और उसके बीच का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। यानी ये अब अनुपात आपके पास m1 वाला भी 1 हो गया है और ये भी 1 है, यानी बराबर अनुपात हो गए। m1 और m2 के मान अलग अलग नहीं रहेंगे ये मध्य बिंदु होते ही। तो फिर x का मान ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट एक मध्य बिंदु सूत्र बनेगा। क्या बनेगा, मध्य बिंदु सूत्र। पहला जो विभाजन सूत्र है उसी से रिलेटेड है ये मध्य बिंदु सूत्र। क्या बनेगा, x की वैल्यू डायरेक्ट बनेगी। देखिए ये m1 हमने क्या लिखा था, m1 x2, यानी सीधा ये 1 इसको मल्टीप्लाई x2 से करेंगे और ये भी 1 इसको मल्टीप्लाई x1 से। तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, वो ये बनने वाला है x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए बनने वाला है वो y1 प्लस y2 बटा 2। यानी आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकालना है कब, जब आपको पूछा जाए कि a और b के ये बिंदु हैं a और b, इनको मिलाने से रेखाखंड AB बनता है और बिंदु P उसको, या बिंदु P के जगह कुछ और भी बिंदु नाम आ सकता है, वो उसका मध्य बिंदु है, तो उस मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे उस समय आपको इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है। तो देखिए विभाजन सूत्र सीखा और विभाजन सूत्र से हम पहुंच गए मध्य बिंदु सूत्र पे, यानी विभाजन सूत्र का ही ये पार्ट है। अब अपने माइंड में आ जाता है कि सर ये आपने बिल्कुल समझा दिया, लेकिन अब एक क्वेश्चन भी लीजिए। तो आपके सामने लेते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन। हमने जो विभाजन सूत्र पढ़ा है वो क्या कह रहा था, दो बिंदु थे उनको मिलाया एक रेखाखंड बना, फिर कोई हमने उस रेखाखंड पर एक बिंदु अलग ले लिया और वो उसको रेखाखंड को दो भागों में विभाजित कर रहा था, फिर उनके निर्देशांकों को हमने ज्ञात किया था। यहाँ देखिए ये रहा क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित ज्ञात कर रहे हैं। यानी अब की बार तीसरा बिंदु आपको पता नहीं है, दो बिंदु दे दिए हैं ए और बी, तो इसका जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए दो बिंदु आपको एक रेखाखंड के दे दिए, एंडिंग पॉइंट्स आपको दे दिए, प्रश्न को अच्छी तरीके से सीखें। फिर कहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु के, हमें वो बिंदु पता ही नहीं है जो इन बिंदुओं को मिला था, तो उसको ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखिए हमने सॉल्यूशन किया है और मान लिया कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y है। x, y ज्ञात करने के लिए यहाँ सबसे पहले हमने लिखा है कि माना a और b को मिलाने वाले रेखाखंड, जब मिलाएंगे तो रेखाखंड क्या बनेगा, ए बी बनेगा ना। ए बी पर किसी बिंदु, हमने जब पहले विभाजन सूत्र में पी लिया था, यहाँ सी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। माना ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी पर किसी बिंदु सी के निर्देशांक क्या है आप लेते हैं। आपको पता है कि निर्देशांक जब भी लेते हैं तो एक मान x का लेते हैं और एक मान y का लेते हैं ना। तो माना कि a और b को मिलाने वाला रेखाखंड जो AB है उस पर कोई बिंदु C है और उसके निर्देशांक x, y हैं, C, x, y है, तो आपके माइंड में आएगा कैसे। मैं डायग्राम बनाता हूं, देखिए
आपके सामने रेखाखंड दे दिया मैंने। यहाँ आपको क्वेश्चन के जो पॉइंट दिए हैं उनको नोट करना। अब की बार x1 y1 x2 y2 नहीं, क्योंकि यहाँ अब x1 y2 नए नए मानों से रिप्लेस हो चुके हैं। यानी a का मान जो था अब आपके पास -1,7 हो गया है, और जो b का मान था वो कितना हो गया है 4,3। ये बात वही है, यहाँ x1 y1 था और यहाँ x2 y2 था। x1 y1 x2 y2 नए मानों से रिप्लेस हो गए हैं, और आपको जो बिंदु P दे रखा था मैंने उसका नाम चेंज करके C दे दिया है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु C है जिसके निर्देशांक हमने क्या मान लिया है x, y। अब बात ये है C x, y तो ले लिया, लेकिन ये इसको विभाजित कर रहा है। देखिए जैसे C यहाँ लिखा तो इसके दो टुकड़े हो गए, एक ऐसे C तक का और एक C से B तक का, और यही टुकड़े हो रहे हैं, उनके मान यहाँ दिए ये रहे कि इसको कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है 2,3 में। तो ये मैंने मान यहाँ लिख दिया है 2, ये रहा है यहाँ से यहाँ तक का आपको भाग 2 है, और ये यहाँ से यहाँ तक का भाग कितना है 3। अब आप इसको विभाजन सूत्र के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने परीक्षा में आते हैं। तो देखिए जब हम इसको ज्ञात करते हैं तो विभाजन सूत्र से, यहाँ थोड़ा एक बार और नोट कर लेता हूं कि हमारे पास जो बिंदु रिप्लेस किए थे, यहाँ मान रखे थे, उनको मानों को परिवर्तित किया था विभाजन सूत्र से। तो कैसे, यहाँ जो मान आए हैं उसमें आप जान रहे हैं कि m1 का मान कितना है, विभाजन सूत्र से अगर तुलना करें तो यहाँ m1 का मान ये होता है, और m2 का मान कितना हो गया है, ये यहाँ से यहाँ तक का 3। m1 m2 हमारे पास आ गए 2:3 के हिसाब से, 2 और 3। अब यहाँ x1 और y1 भी ले लेते हैं। x1 y1 क्या होते हैं, जो अगर हमारे पास बिंदु दिए उनमें तो पहला मान, जैसे a दिया है ना, तो a का ये मान x1 है और ये मान y1 है। ये x1 का मान हमारे पास -1 हो गया, और y1 का मान हमारे पास कितना हो गया 7। ये हम पहले नोट कर रहे हैं। फिर इसी प्रकार हमारे सामने x2 और y2 आने वाले हैं। देखिए x2 का मतलब दूसरा बिंदु, दूसरे बिंदु पे गए तो x का मान कितना है, ये रहा, x2 हो गया 4, और y2 कितना हो गया है 3। अच्छा, सारे बिंदु आ गए। जो पहले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x1 y1 और m1 m2 थे, उनके नाम यहाँ ये चेंज होके लिख दिए, इनसे कंफ्यूजन की बात ही नहीं रही। अब क्या होगा, अब आपके सामने विभाजन सूत्र याद होना चाहिए। विभाजन सूत्र क्या होता है अभी लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं इसको पॉइंट को यहाँ आगे ले लेता हूँ ताकि अपने लिए समझने की दृष्टि से थोड़ा इजी हो जाए। मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को समझाना चाहूँगा। ये यहाँ ले है, ये हो गया। अच्छा चलिए अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन। क्या होने वाला है, आपको बिंदु दे दिए दो, फिर कहा कि इस पर कोई बिंदु दे दिया तीसरा। अब कहा कि भाई ये तीसरा बिंदु इसको नए अनुपात में बांटता है, तो उस जो बांट रहा है ना सी, उसके निर्देशांक क्या हो गए, हमने सी के निर्देशांक एक्स वाई लिए थे ना। अब उन्हीं एक्स वाई के मान ज्ञात करने के लिए यहाँ विभाजन सूत्र से, कौन सा सूत्र प्रयोग कर रहे हैं हम, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र से, और आप सबको पता है कि विभाजन सूत्र क्या होता है, x के लिए जो विभाजन सूत्र का मान होता है वो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, यह विभाजन सूत्र होता है। और ये सारी वैल्यूज हमारे सामने इस क्वेश्चन में आई थी, उनको हमने यहाँ लिखा है। तो देखिए m1 की वैल्यू हमारे सामने कितनी आई हुई है 2, मैंने नोट कर दिया। x2 की वैल्यू हमारे सामने कितनी आई हुई है 4, इसको नोट कर दिया। जो चिन्ह है प्लस का चिन्ह है मैं वहां प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, माइनस का चिन्ह है तो मैं माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। तो देखिए ये m1 x2 की वैल्यू भी आ गई, प्लस का चिन्ह लिखा, m2 ये रहा m2, तो 3 लिख दिया। और x1 मुझे बताइए, आपको दिख रहा है x1 कहाँ पर है, ये रहा x1 कितना -1, तो मैंने इसको -1 होने की वजह से ब्रैकेट में लिख दिया है। अब अपॉन में लिख देता हूँ m1 प्लस m2। m1 का मान कितना था, देखो m1 प्लस m2 के हिसाब से 2 था ना, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब इनको आसानी से जोड़ भाग गुणा भाग कर सकते हैं नहीं कर सकते, जोड़ भाग गुणा भाग करना है तो कैसे करें, देखो 2 × 4 8 हो गया है, और 3 × -1 तो इसको -3 लिखेंगे, अपॉन 2 + 3, 2 + 3 2 + 3 हो गया है 5। अभी इनको गुणा करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये आपका पहला पॉइंट आ गया, यानी आधा क्वेश्चन हो चुका है। ये हो गए 8 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 - 3 बटा 5, ये लीजिए x का मान। 8 में से जब 3 घटाएंगे तो 5, और इसके बटा में भी 5, तो x का मान 5 बटा 5 यानी कि 1। ये हमें x का मान प्राप्त हो गया। यानी जो a और b को मिला रहे थे ना, उस पर एक बिंदु c रहता है और उसका पहला मान x आ रहा था, क्योंकि किसी भी बिंदु के निर्देशांक तो x और y के रूप में आएंगे। पहला मान x का निकाल लिया है, अब दूसरा मान y का निकालना है। तो यहाँ देखिए y क्या होगा, ये लिख रहे हैं y में, और हम कौन सा सूत्र प्रयोग कर रहे हैं, विभाजन सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। और विभाजन सूत्र में जो x का मान था फर्स्ट वो ये रहा, और y का मान था वो यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए
सेम x की तरह ये m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, क्वेश्चन में फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं, आपको सबको पता है। फॉर्मूला अगर नहीं लगाएंगे तो अपने कुछ निर्धारित मानक के जो मार्क्स होते हैं वो कट जाते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला लिख के ही सोल्व करें, डायरेक्ट मान नहीं लिखें। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है y के लिए। और अब यही सारी वैल्यूज दी है हमारे सामने जो है ना, m1 m2 x1 y1 x2 y2, इनकी वैल्यू जहां m1 है तो m1 रखेंगे, m2 है तो m2 रख देंगे, y2 है तो y2 और y1 है तो y1। जो मान आपको फॉर्मूले में दिख रहे हैं उनको केवल रिप्लेस करना है, उनकी जगह वो मान यहां से उठा के रखने हैं। रख देता हूं, m1 का मान ये रहा 2, और y2 कितना है ये रहा, देखिए 3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, m2 ये रहा 3, और y1 कितना है ये रहा 7। देखिए जब मान आप देख रहे हैं m1 m2 के साथ y के आ रहे हैं तो इधर मान लिखे हुए हैं, x के आ रहे थे इधर रहे, x पूछे तो x के मान रख रहे हैं और y पूछे तो y के मान रख रहे हैं, इसमें नया कुछ नहीं है, ये रखें देखो। और m1 प्लस m2 यानी m1 का मान 2 था और m2 के मान 3, तो यहाँ मैंने लिख दिया है 2 प्लस 3। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 3 को 7 से गुणा करेंगे 3 7 21, ये 7 21 मिनट, ये तो 2 प्लस 3 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, वापस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ m1 का मान कितना था ये रहा 2 इंटू y2 3 प्लस m2 कितना था 3 इंटू y1 कितना था 7, और ये बट्टा में हमने लिखा था 2 प्लस 3। इरेजर काम कर रहा है। हाँ यहाँ देखें 2 इंटू 3 हो गया था अपना 6, और 3 इंटू 7 हो गया था 21, और बट्टा में कितना है 5। इनको जोड़ लिया, 21 और 6 कितने हो गए हैं 27, और ये बट्टा में 5। 27 में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो मैं मान इसी को यहीं छोड़ देता हूँ, यानी हमारे पास y का मान भी प्राप्त हो गया। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये विभाजन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने विभाजन फॉर्मूला पढ़ा था, विभाजन सूत्र पढ़ा था, वो क्या था, विभाजन सूत्र में ये था कि आपके पास 2 बिंदु दे रखे थे। वो 2 बिंदु क्या थे, मान लीजिए ए दे रखा था, उसके निर्देशांक x1, y1 था, फिर वो दूसरा बिंदु बी रखा था, उसका मान x2, y2 था, फिर एक रेखाखंड पर बिंदु लिया जो उनको विभाजित कर रहा था, जैसे यहाँ हमने क्वेश्चन किया है। देखिए एक बार इसका प्रीव्यू देखते हैं, ये क्या आ रहा है वापस। ये अपना क्वेश्चन जो था वो ये कहना चाह रहा था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो 2 बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करेगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होती, मान लो हमारे पास भी इस बिंदु के निर्देशांक थे ही नहीं, हमें जाना कहाँ था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। किस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना चाह रहे थे, जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो ये देखो हमने लिखा है, माना ए और बी, जो ए और बी है उनको मिलाने से एक रेखाखंड कौन सा बन रहा था, ए बी बन रहा था ना। उस पर किसी बिंदु जो सी है उसके निर्देशांक क्या है, x, y। उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y। ये x, y के रूप में अगर है तो इनको मैंने यहाँ ले लिया है, और फिर आगे इसको कंटिन्यूस विभाजन सूत्र लिखे हैं और ज्ञात किया है। तो आपको आसानी से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ हमने इसके मान लिए थे, ए और बी रेखाखंड था, सी ले लिया, और इस पर जो m1 m2 y1 y2 x1 x2 इनके मान लिखे थे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है। इसमें किस प्रकार वैल्यू रखी जाएगी, किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद भी यदि किसी के समझ में नहीं आता है तो जिस प्रकार आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता रहे हैं, कंटिन्यूस हमें बताते रहें कि प्रॉब्लम हमारी ये आ रही है, हम उसका बेस्ट से बेस्ट समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हमारा अभी तक का जो टॉपिक था उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार कहते हैं उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। नए क्वेश्चन या पूरे के पूरे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो अलग से आपको पूरे एक वीडियो में एक साथ बनाकर दिए जाएंगे ताकि आपके समय का सदुपयोग हो सके। अभी आपके पास गर्मी की छुट्टियां चल रही है, इनका सदुपयोग करने का इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। केवल 15 से 20 मिनट की आपको क्लास मिल रही है, आप इस क्लास में कंटिन्यूस बने रहें। जो आपको देखना है उसको अच्छी तरीके से देखें, सीखें और समझें, और उसको समय का सदुपयोग करें। निश्चित तौर से आपको फायदा होगा। आप आगे की क्लास के लिए तैयार रहें, शीघ्र ही आपको नए वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।